नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है और कुछ ही दिनों में यहां पर आचार संहिता लगकर दिनांक घोषित हो जाएगी कब चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव अति शीघ्र और सिर पर आ गए हैं और नेता अपने अपने मैदान में रणभूमि में कूद चुके हैं। बात करेंगे, हमारे साथ कुछ आज मेहमान जुड़ चुके हैं, राजनीतिक चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे चुनावों से पहले कि आखिर चुनाव आ रहे हैं तो चुनावों से पहले राजनेताओं को क्या करना चाहिए, आम जन को क्या करना चाहिए और स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी है। पहले हम आज हमारे बीच बैठे अतिथियों का परिचय देंगे। आप हमारे साथ हैं, उस तरफ से पुखराज जी खारवाल रिटायर्ड प्रिंसिपल और इधर पूर्व उप निदेशक शिक्षा विभाग पृथ्वीराज जी दवे सर, और यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता राजस्थान हाईकोर्ट के वकील सुमेरलाल जी शर्मा। यहाँ पर है राष्ट्रपति अवार्डी आदरणीय दत्ताराम जी खारवाल सर, और यहाँ पर है बालोतरा के वकील साहब जोगेंद्र सिंह जी सोढ़ा। हम चर्चा करेंगे आज हमारे साथ पधारे हुए विराजमान अतिथियों से कि आज के वास्तव में परिदृश्य में, परिवेश में क्या समस्याएं हैं, समस्या से बात करेंगे। पहले अपन बात करें दत्ताराम जी खारवाल सर से। सर, आप बताएं कि जो चुनाव हो रहे हैं हर 5 साल में होते हैं और लगता है कि हर 2-3 साल में हो रहे हैं, कोई न कोई चुनाव आते रहते हैं। बात करते हैं विकास विकास विकास, तो आखिर विकास किस प्रकार का होना चाहिए और बाड़मेर बालोतरा में किस प्रकार की समस्याएं हैं वर्तमान में जो आपकी नज़र में है? समस्या है सबसे पहले पानी और बिजली की समस्या जी। बिजली की सबसे ज़्यादा समस्या इस बालोतरा जिले में जी है, और इसका सुधार कैसे किया जा सकता है जी। ये इन राजनेताओं को और यहाँ के जो कर्मचारी लगे हुए हैं इनको मिलकर के करना चाहिए। हाल ही में मैं और यहाँ पर थोड़ा सा हवा का झोंका आ जाता है तो उसमें भी लाइट कट जाती है। जी। इसका मुख्य कारण क्या है? या तो यहाँ के फॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको सुधार नहीं किया जाता। तो कई तो काम है कि ये जो समस्या है, जैसे लाइट की समस्या है तो बीकानेर भी तो राजस्थान के अंदर ही आता है। जी। वहाँ पे लाइट नहीं जाना और यहाँ पे लाइट जाना की ये कहाँ तक। पानी की समस्या है तो 15-15 दिन में एक बार पानी आता है। जी। कभी ये फलसूंड और इसकी जो पाइपलाइन है इसका टूटना, बार बार टूटना, इसको लगाए हुए भी तो काफ़ी टाइम हो गया, तो बार बार क्यों लीक हो जाती है? ये लीक होने का क्या कारण है? जी। तो इस कारण 15-15 दिन तक पानी के लिए बालोतरा को जूझना पड़ रहा है। मतलब आपकी नज़रों में पानी और बिजली प्रमुख मुद्दा है? बिजली और पानी प्रमुख समस्या है। और दूसरी बात, जितने भी राजनेता आते हैं, कोई भी सरकारें आती है, ये जो रेवड़ी सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। ये होना बंद होना चाहिए। ये रेवड़ी सिस्टम इस देश को पूरे बर्बाद करके रखेगा। हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी ने भी ये प्रश्न उठाया है कि राहुल गांधी जी ने ये घोषणा तो कर दी, लेकिन हम ये निःशुल्क कैसे दे पाएंगे? जी। तो इसके लिए धन की व्यवस्था तो राज्य सरकार को ही करनी पड़ती है। तो रेवड़ी सिस्टम में मेरी ओर से यही प्रार्थना है कि रेवड़ी सिस्टम बिल्कुल ही बंद। किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी के पक्ष विपक्ष से आप बात नहीं करते हैं, लेकिन ये मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए। मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर। अब सर आप बताइए, आपकी नज़रों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कौन कौन सी जन समस्याएं हैं जो चुनावों में आम जन आते हैं, आम जन के सामने नेता आते हैं, नेता अपनी सेकी बगाड़ते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वापस वही डाक के 3 पात हो जाते हैं? सरकार चाहे कोई भी हो, बेरोजगारी और महंगाई की समस्या, जैसा दत्ताराम ने कहा, बिजली का संकट, पानी की समस्या, इसके अलावा मुफ्तखोरी जो है हर आदमी को नकारा बना रही है। कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य में देखो, अभी एमपी में चुनाव होने जा रहे हैं तो वहाँ भी रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, हमारे यहाँ राजस्थान में रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। उस व्यक्ति को नकारा बनाने का काम हो रहा है। अगर ये ऐसा नहीं हो तो हर व्यक्ति अपने आप अपनी मेहनत से, अपने पसीने की कमाई से कमाए और वो खाए। समय पर वादे सभी करके जाते हैं। जी। अगर हम आए सत्ता में तो हम ऐसा करेंगे, हम आए सत्ता में हम ऐसा करेंगे, लेकिन कोई भी सरकार अपने वादों पर खड़ी नहीं उतरती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। तो बालोतरा बाड़मेर की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? बालोतरा की सबसे बड़ी समस्या बालोतरा शहर की, आप देखो जब बरसात होती है जगह जगह पानी का भराव हो जाता है, सड़कों का निर्माण सही ढंग से होता नहीं है, जगह जगह आपको 2 पहिया वाहन से चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं भी आप जाओ सब जगह सड़कें टूटी होती है। नगर परिषद क्या कर रही है, क्या होना चाहिए, वैसा हो नहीं पा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई
के क्षेत्र में विशेष योगदान रखने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट आदरणीय सुमेघलाल जी शर्मा से। सुमेघलाल जी, आप काफ़ी मुद्दों पर बोलते हैं, लिखते हैं और आवाज़ उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि अपने ये चुनाव, हर बार चुनाव होते हैं, हर 2-3 साल में कोई न कोई चुनाव आ जाते हैं, तो अपनी वास्तविकता समस्याएं क्या है? हर बार नेता कहने विकास करवाएंगे, तो आखिर विकास होता क्यों नहीं है और कौन कौन सी समस्या, इस पर आप अपना संक्षिप्त विचार रखिए, बताइए कि वास्तविक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए। ऐसा है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, बार बार चुनाव हो रहे हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी लोकसभा के हो रहे हैं, कभी पंचायती राज के हो रहे हैं, कभी स्थानीय निकाय के हो रहे हैं। मुद्दे कौन कौन से होंगे चुनाव में जो आम जन को दिमाग में रखकर अपना या वोट देना चाहिए? देखो, ऐसा है कि मुद्दे तो मुझे कई साल हो गए, 20-25 साल देखते, हर बार जब चुनाव आता है तो ये देखते पानी की समस्या, बिजली की समस्या, शिक्षा की समस्या, सड़कें टूटी हुई है, ब्रिज नहीं बन रहे, प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे, हमारे नेता पब्लिक के भी, ये सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे यथावत हैं। मतलब न तो घटे हैं न बढ़े हैं, वो मतलब चल रहे आप हैं। देख रहे हो, देश को आज़ाद हुए लगभग 76 ईयर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सेम मुद्दे, हमारे को साफ पानी नहीं मिल रहा है, हमारे को बिजली नहीं मिल रही। ये क्या है? ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और जो हमारे जो नेता है चुने हुए, उनके लिए शर्म की बात है, उनके लिए बहुत बड़े, ये एक सरकार का फेलियर है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी फेल हो रहे हैं, प्रशासन फेल हो रहा है, पुलिस फेल हो रही है, सरकार फेल हो रही है, मंत्रालय सारे फेल हो रहे हैं, तभी तो आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं। इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी होती नहीं है। वास्तविक मुद्दे कुछ और होने चाहिए कि हमारे जो शिक्षा का लेवल है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना, वो होने चाहिए। हम और नए आविष्कार कैसे कर सकते हैं, दूसरे देशों से वो मतलब एक कंपटीशन कैसे कर सकते हैं, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आज भी क्या, हमारे को पानी नहीं मिल रही है, हमारी शिक्षा नहीं मिल रही है, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दे हैं, हमेशा रहेंगे जब तक हमारी ये भ्रष्ट नेता रहेंगे, जब तक ये हमारे जो वर्तमान से जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक यही मुद्दे रहने वाले। फिर भी आपकी नजरों में 2-3 मुद्दे ऐसे बताओ स्पष्ट रूप से, जो आप माना कि चुनाव में आप यदि चुनाव लड़ें तो आप कौन कौन से मुद्दे जनता में लेकर, जनता के सामने लेके जाएंगे, ये मुद्दे रहेंगे? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सब मुद्दों की जड़ है। एक जैसे पानी का एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे अभी एक केंद्रीय सरकार की योजना आई, हर घर जल योजना, अभी लागू की है केंद्र सरकार ने कि भाई हर घर तक वो पानी पहुंचाएगा, ऐसी उनकी योजना है। लेकिन ये फेल हो रहा है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ईडी के छापे पड़ रहे हैं जयपुर में, बड़े बड़े अभियंता पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने स्टील की पाइपलाइन की जगह प्लास्टिक की बिछा दी, प्लास्टिक की पाइपलाइन होनी चाहिए उसकी जगह सेकेंड हैंड बिछा दी। तो ये क्या है? ये हर घर जल योजना को एक फेल करने वाला एक काम है। मतलब योजनाएं अच्छी है लेकिन उनको ये फेल कर रहे हैं। तो ये फेल क्यों हो रहा है? करप्शन की वजह से। अगर करप्शन पर अंकुश लगा दिया जाए तो निश्चित ही सारी की सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से चलेगी। और करप्शन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को एसीबी में नफरी बढ़ानी होगी, अच्छे अच्छे कानून लागू करने होंगे। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार है। सर, एसीबी में नफरी बढ़ाने के बाद मतलब एसीबी का क्या मतलब है, ये बताओ? एंटी करप्शन ब्यूरो है। इसका मतलब क्या करती है एसीबी? इसका काम है भ्रष्टाचार के ऊपर जो चाहे रिश्वत ले रहा है। क्या होता है फिर? पकड़े गए आपके सामने। हाँ, बालोतरा नगर परिषद में आयुक्त पकड़े गए थे। आयुक्त तो नौकरी कर रहा है ना, उसके अधीन कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी, वो अब बाहर बैठा है। जसोल में जो वीडियो था वो वापस आकर वापस नौकरी कर रहा है। तो फिर ये एंटी करप्शन एसीबी का क्या मतलब रह जाएगा? यही फेलियर है। सरकार कानून इतने लचीले बना देती है कि एक दिन पकड़ा जाए, दूसरे दिन जाके कह देता है कोर्ट में कि साहब मेरे खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सत्यापन रिपोर्ट आई नहीं है और मैंने पैसे लिए, ऐसा मेरे से रंगे हाथ तो हुआ नहीं है, और हुआ है तो मैं तो पैसे मांग रहा। मतलब कई सारे बहाने हैं और स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। इस वजह से वो लोग कोर्ट में जाके छूट जाते हैं और फिर कई बार तो इसी जगह जहाँ से पकड़े गए वहाँ पर आकर वापस जॉब करनी शुरू कर, जैसे जसोल में हुआ था। फिर हमने एसीबी को भी लिखा था, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भी लिखा था कि जो व्यक्ति जहाँ से पकड़ा गया है कम से कम उसको वहाँ पर वापस पोस्टिंग नहीं दी जाए, और उसको तब तक फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके खिलाफ कोई जैसे कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है या पुलिस की जांच चल रही है, एसीबी का विभाग, ये कोई मामला चल रहा है, तब तक उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं देने के प्रोविजन भी है। माना जाता है कि जितने पकड़े जाते हैं भ्रष्ट अधिकारी, ये सरकार के कमाऊ पूत होते हैं, इसीलिए सरकार इनकी सिफारिश करती है। कमाऊ पूत तो ऐसा है कि इसके बारे में तो क्या कहें। सरकार तो, अगर सरकार की नीति अगर साफ होती तो जैसी कोई व्यक्ति अगर एसीबी में पकड़ा जाता है तुरंत उसको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। पचपदा विधानसभा क्षेत्र से आपको कोई अच्छी पार्टी या अच्छा उम्मीदवार आपकी नज़र में है तो किसी का नाम बता सकते हैं? ऐसा भी कोई ध्यान में आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। राजस्थान शिक्षा विभाग के पूर्व उप निदेशक रह चुके आदरणीय विद और अपने ज़माने के
बहुत सारे राजनीतिक हलचल देखी, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पृथ्वीराज जी दवे। सर, आपका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आप इस कार्यक्रम में आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सर, अभी चुनाव आ रहे हैं, माना कि चुनाव आ गए हैं, तो आपकी नज़रों में क्या देखते हैं कि चुनावों में क्या होना चाहिए, कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, आम जन को क्या करना चाहिए चुनावों में, नेताओं को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा रहेगी? देखिए सर, ऐसी बात है कि किसी भी मनुष्य को सबसे पहले उसकी मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है और इसके लिए सोर्सेज उपलब्ध होने चाहिए। हर आदमी के पास में काम होना चाहिए। तो कोई भी सरकार आए, हर सरकार को ये चिंतन जरूर करना चाहिए कि वो जो यूथ है, वो जो शिक्षा प्राप्त करके निकल रहा है, उसके पास जब भी जिस लेवल से वो एजुकेशन लेकर के निकल रहा है, तो उसके पास काम तैयार हो। अगर उसके पास जॉब नहीं है तो वो सड़क पर जो है घूमता रहेगा, कंपटीशन की तैयारियों के लिए रहेगा, लेकिन उसे न तो जॉब मिलेगा न नौकरी मिलेगी। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर आदमी को काम मिले। तो कोई भी सरकार आवे, वो सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा। बिजली पानी जो है वो भी उससे जुड़ा हुआ है, जिस पर काफ़ी चर्चा हमारे साथियों ने कर ली है। मैं ये मानता हूँ कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि हर सरकार को, सरकारें बदलती रहती है, कोई सरकार आवे, लेकिन उनके सामने ये विज़न हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से इस पीढ़ी के लिए, इस समाज के लिए काम करना है। जी सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे व्यवसाय की बात नहीं करते हैं, केवल राजनीतिक बातें करते हैं, चुनाव आते हैं तब कहते हैं हम इतनी नौकरियाँ देंगे, इतनी नौकरियाँ देंगे, और नरेगा लगाया। नरेगा के बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? जी, नरेगा के बारे में थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं नेगेटिव सोचता हूँ, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब तक नरेगा लागू नहीं हुआ था, मेरे गांव के सारे लोग बालोतरा मजदूरी करने जाया करते थे, यहाँ बालोतरा आते थे। आज जब से नरेगा लागू हो गया है, तब से मेरे गांव में काम पता नहीं कौन करता और लोग बैठे दिन भर ताश खेलते हैं। मैं नरेगा की बिल्कुल स्पष्ट बात कहता हूँ कि नरेगा के बारे में कोई सरकार का प्रॉपर विजन नहीं है। नरेगा को लेकर के इतने खड्डे खोदे जा रहे हैं, इतने खड्डे खोदे जा रहे हैं। और हमारे गांव, जैसे मैं कीटनोद गांव का रहने वाला हूं, तो मेरे गांव में जो नाड़ियां थी, जो जिसमें पानी आया करता था, 6-6 महीने 8-8 महीने पानी रहता था, उनके तले इतने फोड़ दिए गए। हर साल नरेगा में नाड़ी खुदाई जा रही है, नाड़ी खुदाई जा रही है, और उसमें एक बूंद पानी नहीं टिकता। मैंने जब एक बार प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनके सामने भी एक प्रस्ताव रखा था। मैंने ये कहा था कि हमारे तो जो स्कूल हैं वहाँ हर दिन चोरियां हो रही है, आपको 100 दिन का रोजगार देना है, हमारे यहाँ चौकीदार लगा दो नरेगा वालों को। एक रात को चौकीदार रहेगा, एक दिन को रहेगा। हमारे अभी भी आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चा जो है डूब करके मर गया पानी पड़ते हुए। तो कम से कम आप नरेगा का ही एक आदमी दे दो हमको। आपके पास कोई 4th क्लास देने के लिए नहीं है तो नरेगा के आदमी को दे दो, वो स्कूल में पानी तो भरेगा, सफाई तो करेगा, इस तरह की व्यवस्थाएं तो कर दो। हमारे स्कूल में वही बच्चा ताला खोलता है, वही झाड़ू निकालता है, वही पानी भरता है। कोई आता तो चाय भी बना करके, वो 5वीं का बच्चा ला करके चाय पिलाता है, 8वीं का बच्चा चाय पिलाता है। तो कम, और ये नरेगा में आप क्या करवा रहे हैं? नरेगा में कुछ भी नहीं हो रहा है। आज मैंने तो यहाँ तक कहा है कि गाँवों को भी कहा, मैंने कहा आप लोग इस तरह के प्रस्ताव भेजो कि ये जो गाँवों में आजकल जो ये पशु जो खेतों का इतना नुकसान कर रहे हैं, खड़ी फसलें जो है, और इनके लिए कोई नियंत्रण नहीं है, दिन को भी जो है खेतों में चले जाते हैं, तो ये नरेगा के माध्यम से ही सही गाँव के जो पशुओं को चराने की व्यवस्था करो। कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नरेगा के माध्यम से होनी चाहिए साहब, जिसका काम कहीं दिखे। हाँ, और ये मशीन के माध्यम से जो काम हो रहा है सब जानते हैं। हालांकि मैं भी सामाजिक अंकेक्षण में गया हूँ, क्योंकि वहाँ तो रिकॉर्ड है सामाजिक अंकेक्षण में, कह रहा हाँ साहब हमने काम किया, और उनके जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स में तो वो नई चीज़ें आ रही है। लेकिन नॉन फॉर्मली हम ये देखते हैं कि नरेगा के माध्यम से जो काम हो रहा है वो ठीक है, आदमी को एक रोजगार तो मिला, लेकिन उसे निकम्मा भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सर, एक प्रमुख बात में शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा में विद्यालयों में पुस्तकें नहीं है, अध्यापक नहीं है, और पोशाक पकाने के लिए जरूरी जो अधिकारी जाते हैं, आप भी गए होंगे, सबसे पहले ये पोशाक की बात करते हैं, पोशाक पकता नहीं पकता उसकी जांच बता दो। बच्चे कितने पढ़े हैं, कितनी किताबें हैं, कितने अध्यापक, वो कोई नहीं पूछता। इस बारे में आप वरिष्ठ एक जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, इस बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? जी, आप बहुत सच बात कहते हैं, और बड़ी इससे बड़ा दर्द होता है साहब, क्योंकि एक जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस बात का बहुत दुख होता था कि सरकार की तरफ से
मिड डे मील के लिए एक अलग से जांच का सिस्टम चलाया जाता था, जिले के सारे अधिकारियों को लगा दिया जाता था कि मिड डे मील को चेक किया जाए। लेकिन कभी भी सरकार ने ये चिंतन नहीं किया कि भाई स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, उसका कोई इंस्पेक्शन कर लिया जाए, उसका निरीक्षण कर लिया जाए, उसके लिए पूरे जिले को एक बार लगा दिया जाए। इस पर कोई चिंतन नहीं किया जाता था। तो निश्चित रूप से हालांकि मिड डे मील मिलना चाहिए कि अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है ना, बच्चे को भोजन मिले, एक अच्छी योजना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने हमेशा ये मेरा मानना रहा है कि कोई अभिभावक अपने बच्चे को केवल खाना खाने के लिए स्कूल नहीं भेजता है। उसका जो मूल उद्देश्य है वो शिक्षा है, वो शिक्षा के लिए भेजता है। आपको मूल उद्देश्य की बात करनी चाहिए कि उसकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए ठीक है, ये सहायक उपक्रम है, इस पर काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बालक की अच्छी शिक्षा हो और सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके नियंत्रण की भी बात ज़्यादा करना चाहिए। और अब तो चूँकि बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंशन किया गया है और इतने सारे अधिकारी लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी विद्यालयों का सही तरीके से निरीक्षण नहीं हो रहा है। सर, आपने वो समय भी देखा है जब लोग शिक्षा का नाम तक नहीं जानते थे, उसमें आपने पढ़ाई की है। उसके बाद में आप जब अधिकारी बने हैं, अध्यापक बने हैं, अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है, जब लोग स्कूलों का प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में नाम भेद नहीं जानते थे, तो तब की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? बहुत अंतर है साहब। कैसे? उसमें शिक्षक के भीतर जो समर्पण था ना जी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जी, आज वो समर्पण नहीं रहा है। जी। ये एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। कारण क्या है इसका? कारण सब ऐसा है कि इसके लिए शिक्षक तो वही है। नहीं, शिक्षक तो वही है। जी। देखिए, ऐसा है जी, कि गिरावट समाज में आ रही है। जी, हम जैसे भ्रष्टाचार वगैरह ये सारी बातें करते जी, हैं, जी। ये समाज की गिरावट है। जी। कोई भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, वो समाज से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। जी, जी। तो ये गिरावट कहीं न कहीं समाज में है और निश्चित रूप से किसी न किसी स्तर पर हमारे सामाजिक जीवन में गिरावट आ रही है। और वो सभी जगह, चाहे वो कार्यालय में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो राजनेताओं में हो, चाहे वो शिक्षक में हो, सभी जगह परिलक्षित हो रही है। अंतिम प्रश्न सर इसी की वजह से जुड़ा हुआ कि पहले संसाधन नहीं थे, शिक्षा का स्तर उच्च था, अब संसाधन बहुत बढ़ गए हैं, असीमित है, फिर भी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो सरकारें इस पर कितनी दोषी हैं? क्योंकि कई बार मैंने अध्यापकों से पूछा, वो बोले कि हमको सरकार ने केवल पोशाक के लिए लगाया है, पोशाक में कमी नहीं है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, पोशाक हमें देखना है। कागज़ का इतने बनाने पड़ते हैं, डाक इतनी तैयार करनी पड़ती है कि हम श्वास तक नहीं ले पाते। दोनों बातें हैं सर। ऐसा है कि ऐसी बात भी नहीं है कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा स्तर गिर गया है, ऐसा भी नहीं है। स्तर तो आज भी अच्छा है और काफ़ी कुछ स्कूल्स जो बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। ये ज़रूर है कि जहाँ स्टाफ की कमी है और सरकार की योजनाएं इतनी ज़्यादा हैं और कहीं न कहीं उसकी जो है एक पेपर मॉनिटरिंग भी होती है, तो निश्चित रूप से कुछ लोग उसमें लग जाते हैं और उसका परिणाम थोड़ा सा प्रभाव उसका रिजल्ट्स पर आता है, बच्चों की पढ़ाई पर भी आता है। और पहले इतना सारा कोई काम था ही नहीं, उनके शिक्षक के पास में केवल एक ही काम था, पढ़ाने का काम था। भले ही वो सिंगल टीचर था तब भी था और टीचर्स अगर एक से अधिक थे तब भी था, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है कि अब दूसरे काम शिक्षक के पास में ज़्यादा आगे, उसके कारण उसका काम थोड़ा प्रभावित हो रहा है। आम जन को अब चुनाव आ रहे हैं, वोट किस प्रकार से देना चाहिए? क्या सोच कर, मन में किस प्रकार की विचारधारा रखकर अपना मतदान देना चाहिए? देखिए, लोग दो तरीके से वोट किया करते हैं। जो पार्टी फीलिंग से करते हैं वो पार्टी फीलिंग से किया करेंगे और जो लोग कैंडिडेट को देख करके देते हैं वो कैंडिडेट को जातीय समीकरण करते हैं, वो जातीय समीकरण से भी करते हैं। तो ये उनके अपना चिंतन है, उनको अपने तरीके से वोट देते हैं। फिर भी आम जन को वोट देने से पहले क्या विचार करना चाहिए? मेरा चिंतन यही है कि आम जन को वोट देने से पहले हमेशा कैंडिडेट को देखना चाहिए कि ये कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है और ये हमारी समस्याओं का निराकरण कर सकता है, इसका चिंतन सही है, ये हमारी समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ऐसे व्यक्ति को जरूर आगे लाना चाहिए, वोट देना चाहिए। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ अतिथि जुड़े हुए थे। आप देख रहे थे तिरंगा टीवी राजस्थान। आज से चुनावी चर्चा शुरू हुई है और आने वाले समय में अतिशीघ्र भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरएलपी, आम आदमी पार्टी के राजनेताओं को बुलाकर उनकी भी लाइव डिबेट कराएंगे। देखते हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।